नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जब भी किसी जंग को जीतना होता है तो उससे पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं कि कितने सारे जवान होंगे, क्या हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमको रणभूमि में उतरना है, क्या क्या हमारे पास हथियार होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जब एक जंग जीतने जाते थे पहले युद्ध में, जो राजा महाराजा वो ये करके जाते थे। तो आज का एक एग्ज़ाम को क्रैक करना युद्ध से कम नहीं है। तो आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। उन्हीं स्ट्रैटेजी में से एक स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को दैट मीन्स एक आइडिया हो जाएगा कि जो एक पर्टिकुलर एग्जाम है वो इस तरीके का एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न रखता है। सो नॉट पेपर पैटर्न, एक क्वेश्चन का जो एक लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, वो ये रखता है। कितने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बेसिकली ये पूछता है, कितने नंबर ऑफ थ्योरेटिकली पूछता है, कौन कौन से सब्जेक्ट बेसिकली आते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स के लिए मोर वेटेड लेस वेटेड सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपके कमेंट में ऐड कर दूंगा, वो आप वीडियो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, जो 2019 के अंदर जो वैकेंसी आई थी, जिसका पेपर 2020 के अंदर हुआ था, उस पेपर को मैं आप लोगों के सामने पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा और उस सॉल्यूशन को जिस तरीके से हम ट्रिक के हिसाब से सॉल्व करेंगे वेरी लेस टाइम में, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो उससे पहले कुछ दो बातें हो जाएं, वो क्या कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो आपको भी लग जाना है, समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करना है। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस को जो पहले पढ़ना है, ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर उसको सॉल्व करना है। मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, मैंने सिर्फ एक आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ कि इस तरीके का पेपर दैट मीन्स आप लोगों का 2020 के अंदर पूछा गया था। इस बार का क्या लेवल होगा उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इतने तो आप भी जानते हो कि क्या लेवल बेसिकली होता है, उस टाइम कंपटीशन क्या था, इस टाइम कंपटीशन क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ें, अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर अपना आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता कि द हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन विच द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज। क्या कह रहा है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम इज रिमेन कांस्टेंट। इसको क्या बोला गया, आइसोथर्मल प्रोसेस, हाइपरबॉलिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। और क्या बोला गया, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसेंट्रोपिक भी बोल सकते हैं, एडियाबैटिक भी बोल सकते हैं, है ना, है ना। नहीं, बोला सर एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक हमारे पास क्या है, जिसके अंदर एंट्रोपी कांस्टेंट है वो आइसेंट्रोपिक, जिसके अंदर जो हमारी हीट ट्रांसफर जीरो है वो एडियाबैटिक। यहां पर बात करते हैं आइसोथर्मल एंड हाइपरबोलिक। अब आपको यहां पर सीधा सीधा एक बार ध्यान देना है कि जो पीवी इजिकल्स टू कांस्टेंट है उसको हम लोग आइसोथर्मल भी बोल सकते हैं और हाइपरबोलिक भी बोल सकते हैं। अब कहेंगे सर दोनों में कैसे बोल सकते हैं, ऑप्शन तो एक क्रिएट करना है। तो हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे कि हमारी जो आइडियल गैस है, अगर एग्जामिनर आइडियल गैस लेकर चलता है तो हमारी जो प्रोसेस, हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगर वो आइडियल गैस नहीं देता है, अगर वो आइडियल गैस नहीं देता है तो हम लोग ऑप्शन में दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर एग्जामिनर ने आइडियल गैस दिया होता तो हमारा आंसर होता क्या, हाइपरबॉलिक प्रोसेस, जो में कोई दिक्कत नहीं है। बट उसने आइडियल गैस यहां पर नहीं दिया है तो हम दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, आइसोथर्मल एंड हाइपरबॉलिक। बट एग्जैक्ट जो सही आंसर जो होगा वो कौन सा होना चाहिए, आइसोथर्मल या हाइपरबॉलिक। बोला सर ये तो हम हाइपरबॉलिक के लिए यूज करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो आंसर होना चाहिए बी, हाइपरबॉलिक इज द करेक्ट आंसर। आइडियल गैस के लिए हाइपरबॉलिक। क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट पर आएंगे।
न्यूमेरिकल बेसिकली सीआईएल के अंदर कम पूछे गए हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर मैं 100 क्वेश्चंस की बात करता हूं तो न्यूमेरिकल आई थिंक मेरे हिसाब से 15 to 18 के आसपास वो न्यूमेरिकल थे, लेकिन अभी का जो क्या सिनेरियो है मैं वो नहीं जानता हूं। लेकिन यहां पर मैं एक चीज बोलता हूं, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि समय भी तो यहां पर बेसिकली कम है ना, राइट। क्या कह रहा है? द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल when the operated between the temperature of 373 Kelvin and 273 Kelvin, तो efficiency of Carnot cycle होती है 1 minus T lower by T higher, तो that means कहते हैं कि 1 minus 273 by 373, ये हो गया। यहां से आपको लोगों को कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने का थोड़ा इजी तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप सिंपल कुछ कीजिए, 270 कर लीजिए, 370 कर लीजिए, ऊपर से भी 3 कम नीचे से भी 3 कम, सो दैट 0 0 कट जाएगा। यहां से फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब आप इसको जब डिवाइड वगैरह करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो ए आंसर आना चाहिए, 0.268 इज द करेक्ट आंसर। अब कहोगे सर आपने करके क्यों नहीं दिखाया? थोड़ा सा समय लग जाएगा, इतने बच्चे आप भी हो तो आप कर सकते हो। एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊंगा। अब आपने देखा कि एक क्वेश्चन आप पहले करके आए, एक क्वेश्चन आप यहां करोगे, मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया तब मैंने उसका आंसर दे दिया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करने बैठूंगा तो मैं बोलना चाहता हूं क्या होगा? टाइम लगेगा तो आगे वाले क्वेश्चन देख पाओगे नहीं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरे पास आगे कहते हैं सर हम तो पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो क्या करने लगते हैं, थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल इसी में लगे रहते हैं। अब ये कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसी ही कैलकुलेशन वो देखते हैं ताकि आप अपना टाइम खराब कर सकते हो। तो बेटा स्मार्ट तरीके में रहो। ऐसे न्यूमेरिकल ये ध्यान रखो, पहले पूरा थ्योरेटिकल पढ़ो, पहले पेपर जो है वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल ही दो, उसके बाद न्यूमेरिकल को छूना है, चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए। क्लियर है? याद रखिएगा कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी की टिप्स दैट मींस अपनाओ, सो दैट हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चलो, इन अ 4-stroke petrol engine the actual volume of fresh charge admitted is more than the stroke volume, less than the stroke volume, equal to the clearance volume and equal to the stroke volume। जैसे ही ये फ्रेश चार्जेस वाली जो बात आती है उसके अंदर आपके पास सीधा हमारे पास आ जाती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। याद है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? बोले सर एक्चुअल वॉल्यूम एंटरिंग टू द सिलेंडर टू द स्वैप्ड वॉल्यूम या टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम। ऑपोजिट बात है, एफिशिएंसी है क्या होगी? लेस देन 1 होगी, तो लेस देन 1 है इसका मतलब ये लेस होगा ये मोर होगा, तो मैं क्या कह दूं? लेस देन द स्ट्रोक वॉल्यूम। सिंपल चीजें याद रखनी है तो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट कीजिए सो दैट आप पूरा का पूरा पेपर तो देख पाए। कई बार बच्चे क्या होते हैं न्यूमेरिकल के चक्कर में बाद में जो लास्ट में जब 80 क्रॉस करोगे तो 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टिक करने वाले थे वो रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास समय नहीं बचता है। नेक्स्ट, द पेट्रोल इंजन कार्बोरेटर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय सेल कास्टिंग, डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड द सैंड कास्टिंग। तो हम लोग क्या कह देंगे? ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? डाई कास्टिंग। इनको मैं दैट मीन्स इनकी जो ब्रीफिंग है दैट मीन्स मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दैट मीन्स प्रोडक्शन मेरा पार्ट नहीं है। तो प्रोडक्शन दैट मीन्स आप लोगों को पता है मैंने कभी प्रोडक्शन नहीं पढ़ाई, थर्मल मैंने पढ़ाई है। थर्मल का बहुत अच्छे से ब्रीफिंग करूँगा आप लोगों को, सो दैट आपको मजा आएगा कि हाँ सर चीज़ें कितनी अच्छी ब्रीफिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इतना तो आप लोगों को भी आता है। ठीक है, चलो। तो बहुत समय दैट मीन्स लग जाता है, लेकिन ब्रीफिंग भी वहाँ करूँगा जहाँ पर ज़रूरत होगी ब्रीफिंग की, राइट। चलो, क्योंकि समय को हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। द टॉर्जनल सक्शन मॉडुलस ऑफ ए शाफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो ऑब्वियसली बात है टॉर्जनल की बात कर रहा है तो हमको टॉर्जनल इक्वेशन आनी चाहिए। क्या कहती है? T अपॉन में IP इज इक्वल्स टू टाउ बाय आर इज इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन में L। इसको हटा के इन दोनों का वो करना है तो T क्या आ जाएगा आपका? जैसे टाउ इंटू IP अपॉन में R आ जाएगा। अब यहां पर हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? टाउ इंटू ZP आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज द टॉर्जनल सक्शन मॉडुलस, इज द पोलर मॉडुलस हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलर मॉडुलस बोलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे डिट्टो, दैट मीन्स 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं ये, और ऐसे ही क्वेश्चन बेसिकली मिलेंगे आपको। ये मत सोचना कि बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप लोगों को देंगे ऐसे देंगे। तो मैंने क्या करना है, आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर। थर्मोडायनेमिक ओपन सिस्टम इज इन विच व्हाट, क्या होगा? बोले सर ऑप्शन सी, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉसेस द बाउंड्री। इसको आपके मैं पढ़ा के भी दैट मीन्स मैं आप लोगों की तौहीन नहीं करना चाहता, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े बच्चे हो गए हो, तो सो दैट क्लियर है।
ठीक है, चलो। द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज द रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ फ्लो फील्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है। दैट मीन्स कई लोग कंफ्यूज होते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौलीज इक्वेशन, उनको यही नहीं पता होता कि कौन सी कंजर्वेशन ऑफ मास है, कौन सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ऑब्वियसली बात है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आप लोगों को पता है? बोला सर हाँ। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहती है मास फ्लो रेट एग्जिट जो है, जो मास फ्लो रेट एग्जिट हो जाएगा उसके बराबर अगर है तो हम लोग क्या कहते हैं? इट इज द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। प्रूव करके देखना चाहो तो प्रूव कर सकते हो। ρ1 A1 V1 इज इक्वल्स टू ρ2 A2 V2। अगर दोनों ही फ्लूइड क्या हैं? कंप्रेसिबल हैं। कैसे हैं? इनकंप्रेसिबल हैं। और इनकंप्रेसिबल हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A1 इज इक्वल्स टू A2 V2। इसी को कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोलते हो। तो ये आपकी कहां से आई? बोले सर कंजर्वेशन ऑफ मास से आई। तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन कह सकते हैं, बोले सर ऑप्शन इज डी, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर ये आप कहाँ से उठा कर लेकर आए? अरे बच्चा मैं कुछ नहीं लेकर आया। डेंसिटी क्या होती है? बोले सर मास ओवर वॉल्यूम। क्या लिख सकता हूँ? मास को लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ। मैंने मास निकाला, मैंने लिखा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। इसको टाइम से डिवाइड किया, इसको टाइम से डिवाइड किया, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? मास फ्लो रेट। ये आ गया रो, ये इंटू ए, और ये आपकी क्या आ जाएगी? एल इंटू टी इज द वेलोसिटी। यही मैंने यहाँ पर पुट किया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हलवा है। अब दिख रहा है? द स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल अंडर द कांस्टेंट स्ट्रेस इज ए फॉर इज डिफॉर्म्ड बाय इज डिफॉर्मेशन। क्या कहता है भैया? क्या कहोगे? ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। प्रूफ डिफॉर्मेशन, ऑप्शन ए वहां पर थोड़ा सा वो हो गया। ये ऑप्शन तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोला सर क्रीप बेसिकली हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा कोई एक डायग्राम बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा। नीचे क्या होता है? टाइम होता है, इधर बेसिकली स्ट्रेन होता है, और इस तरीके से आप लोगों को कोई ये दिखा होता है। यहाँ लिखा, ये ऐसे डायग्राम होते हैं। ये प्राइमरी क्रीप होती है, ये सेकेंडरी क्रीप होती है, ये टर्सरी क्रीप होती है। ये जो रीजन होता है वो कैसा रीजन होता है? इट इज द स्टडी स्टेट रीजन, राइट। ये क्या होता है? ट्रांजिएंट होता है, ये एक्सेलरेटेड होता है। इस तरीके का एक डायग्राम देखा था, बिल्कुल ये भी याद रखना है। और ये डायग्राम भी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कौन सा वाला रीजन स्टडी स्टेट रीजन होता है, कौन सा वाला ट्रांजिएंट होता है, कौन सा एक्सेलरेटेड होता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। मेरा दैट मीन्स आप लोगों के सामने इस तरीके से आने का मतलब ये है कि आप लोगों को एक आइडिया दैट मीन्स हो, आप उसी तरीके से तैयारी करो। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, वन लाइनर करने हैं, सीधा किस तरीके से करना है और इस तरीके से याद उस हिसाब से करना है। शॉर्ट नोट्स बनाओ। कभी सोचता हूँ कितने लोग कहते हैं कि भाई सर हमको शॉर्ट नोट्स बनाने के एक तरीका दैट मीन्स बता दीजिए। कोई अगर कमेंट करके मुझे बताना, अगर आपको नीड है शॉर्ट नोट्स, हाउ टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स, तो वो मैं उसका वीडियो आपको अलग से बना दूंगा। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द वर्क डन फॉर द गिवन पेयर ऑफ एंड स्टेट डिपेंड्स ऑन। सीधी सी बात है। अगर मैं कहना चाहता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डी क्यू इज इक्वल्स टू डी ई प्लस में वॉट? डी डब्ल्यू। अगर मैं कहना चाहता हूँ, क्या कह रहा है ये? एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये आपका जी और डी हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ डी ई क्या हो गया? बोला सर इट इज माइनस डी डब्ल्यू। ये आपका क्या है? वर्क डन। अब कई लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब ही क्या है तो वर्क डन ही ना, है तो वर्क डन ही ना। तो यहाँ पर ये क्या है? बोला सर एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो एनर्जी किसके बराबर आ रही है? वर्क डन के बराबर। एनर्जी क्या है? एक प्रॉपर्टी है। क्या है भैया? एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या होती है? पॉइंट फंक्शन होती है। जब पॉइंट फंक्शन होते हैं, पॉइंट फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? किस पे डिपेंड करते हैं? एंड स्टेट्स पे। तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोले सर डिपेंड्स ऑन द एंड स्टेट्स ओनली। किस पे डिपेंड करते हैं? पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, राइट। क्लियर, सिंपल। और आपको किस तरीके के दैट मीन्स और वीडियो मुझसे चाहिए? इफ यू वांट टू मोर वीडियो ऑन द CIL प्रिपरेशन, सो यू कैन टेल मी, ठीक है। आइडियल फ्लूइड रिजर्वोयर, इसमें मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि सर क्या ही बोल रहे हैं। बच्चा दैट मीन्स जब इंजीनियरिंग करने जाता है तो उस बच्चे को भी पता होता है कि ये क्या होता है। दैट मीन्स नो विस्कोसिटी एंड इनकम्प्रेसिबल, राइट। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा बन सकता था। ये कोई क्वेश्चन पूछने की बात है? सबको पता है हीट ट्रांसफर किसकी वजह से होता है? हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, the heat is a form of energy which is transferred across the boundary due to the temperature
डिफरेंस, डेफिनेशन ही याद है यार, बच्चे बच्चे को याद होती है, क्लियर। यहाँ पर दैट मीन्स अगर वो चीज यहाँ पे क्वेश्चन पूछता तो ये पूछ सकता था कि जो एंट्रोपी चेंज होता है, एंट्रोपी जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है। तो आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एंट्रोपी चेंज इज ड्यू टू, एंट्रोपी किसकी वजह से चेंज होता है, एंट्रोपी चेंज इज ड्यू टू, और किसमें बताएंगे, ओपन सिस्टम के लिए बताएंगे, किसके लिए, ओपन सिस्टम के लिए। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर हमको तो सर ने बताया था कि एंट्रोपी चेंज फॉर हीट ट्रांसफर से होता है और किसी से नहीं होता, तो तुम ओपन के लिए बताओ, फिर तुम्हें चीजें क्लियर होंगी। देखता हूं कितने लोग कमेंट कर सकते हैं। सोम के अंदर वैल्यू पहला चैप्टर पढ़ा होगा, जो वैल्यू बताई होंगी सर ने कहा होगा म्यू 0 होता है किसके लिए, कॉर्क के लिए, म्यू 0.5 होता है किसके लिए, रबर के लिए, और यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, बाकी इसके बीच में लाई करता है। कंक्रीट का होता है, मेटल्स का होता है 1.2 से लेके 1.3 1.1 हाफ से लेके 1.3 1/3 के लिए, ऐसे कुछ होता है ना, होता है। तो दैट मीन्स ये जो है किस पे है, कॉर्क अलग मेटल है, रबर अलग चीज है, अलग मटेरियल है, मेटल अलग है, कंक्रीट अलग है, तो ऑब्वियसली बात है किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल ऑफ द टेंट स्पेसिमेन। अरे यार सिंपल सी चीजें हैं, ये अलग अलग जब यहाँ पे दिया है तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है ना, रबर अलग है, कॉर्क अलग है, कंक्रीट अलग है, दैट मीन्स आपके मेटल अलग है, नॉन मेटल अलग है, बस सिंपल सी बात, इसमें कुछ दो राय है ही नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन दैट मीन्स है ये। दैट मीन्स कई सारे जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं आप लोगों के, उनमें क्या होता है कि कुछ डाटा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लाइक इस तरीके से। बोले सर यहाँ तो डाटा कुछ है नहीं, बेटा ये डाटा आपको याद होगा तो ही आप बना सकते हैं, ये डाटा अगर आपको याद होगा तो ही आप इसको बना सकते हैं। और ये तो इसने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है, अगर मैं होता तो ये क्वेश्चन बनाता किस तरीके से, मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि हाँ, चलो बता दूं, चलो मैं अगर होता तो इस क्वेश्चन को ये बनाता कि भाई अरेंज इन डिक्रीजिंग देयर थर्मल कंडक्टिविटी, अरेंज them in decreasing their thermal conductivity। इनको अरेंज करना है कि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करे। अब बच्चे को चारों चीजें पता होनी चाहिए। यहां तो एक सबको याद है किसकी सबसे ज्यादा होती है, क्या, बिल्कुल थर्मल कंडक्टिविटी। क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, तो सबको पता है डायमंड होती है, कितनी होती है, इतनी होती है, वॉट मीटर केल्विन, यही होती है, सबको पता है यार, ठीक है, 2300 के आसपास होती है शायद, ठीक है, सब ज्यादा इसकी होती है, आई थिंक 2300 के आसपास होती है, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं कि सर अब बताओ, अरेंज करो जरा इसको, अरेंज करो, ठीक है, डिक्रीजिंग, सो मैंने ये बोला ना, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आप इसको अरेंज करना है, किसके अंदर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग, पहले सबसे बड़ा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, डायमंड, एक तो बता ही दिया ना। अब चलो अब बताओ, अब आएगा मेरा बच्चा सिल्वर, अब आएगा आपका एल्यूमिनियम, और अब आपका आएगा आइस, अब आपका आ जाएगा आइस, ठीक है। इसकी शायद 485 के आई थिंक होती है, ये मेरे हिसाब से 206 के आसपास होती है, और वाटर की होती है 0.61 के आसपास, एयर की 0.024, आइस की शायद उससे ज़्यादा ही होती है, आई थिंक, मुझे एक्चुअली याद नहीं है आइस की कितनी है। वाटर की 0.61 होती है, एयर की 0.024 होती है, आइस की एक्चुअली मुझे याद नहीं है। तो और आइस में भी अलग अलग होता है, जैसे प्योर आइस होती है, अलग अलग आइस होती है, वो इसका याद नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा वो देखेंगे एक बार क्या होती है, क्लियर है। चलें आगे, चलो, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं लेकिन इतना है, चारों में से कम होती है आइस की, देखो कितना अच्छा है, एक ही पेपर में दोनों चीज़ें पूछ ली आप लोगों से, बर्नौली इक्वेशन के बारे में भी पूछ लिया और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में पूछा। कॉन्टिन्यूटी किसकी होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो बर्नौली किसकी हो जाएगी, बोले सर इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, होता है ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। चलिए हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन्स ऑपरेट्स ऑन, जो हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन्स जो होते हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, किस पर ऑपरेट करते हैं, ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल, डुअल साइकिल और डीजल साइकिल। तो जो होते हैं बेटा
आपके बेसिकली हम कहेंगे हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन जो है डुअल साइकिल पे ऑपरेट करते हैं। किस पे? डुअल साइकिल पे। किस पे? डुअल साइकिल पे। चले, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से मैं ये चीज़ तो आपको जैसे याद करनी है डेफिनेशन के साथ आपको एक चीज़ और याद कर लेनी है, वो मैं लिख देता हूँ, आप इतने क्वेश्चन बनाओ। 1 TR इज इक्वल्स टू वॉट? 3.5 किलोवाट टू 10 किलोजूल पर मिनट, 50 किलो कैलोरी किलोजूल पर मिनट, 210 किलोजूल, और एक और था 80 किलोजूल पर मिनट, और 12,000 BTU यूनिट, ठीक है। चलो, तो 1 ton of refrigeration machine means 1 ton of ice melts from the 0 degree Celsius in 24 hour. तो that means ice को that means water को ice में convert करने के लिए जितना that means ice 24 that means घंटे के अंदर चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 ton of refrigeration। 1 ton of refrigeration जो होता है बेसिकली 3.5 किलोवाट टू 10 किलोजूल पर मिनट, 50 कैलोरी पर मिनट एंड 12,000 BTU पर ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। इसको बेटा याद कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। बहुत बार कई बार यूनिट पूछ लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पूछा कि 1 टन किसके बराबर होता है, तो आप इनमें से भी कुछ पूछ सकता था, वहाँ पर उसने डेफिनेशन से बेसिकली आप लोगों ने पूछ लिया। और ये जो वैल्यूज यहाँ पर निकल के आई हैं, ये आपको यहीं से निकल के आई है, राइट? क्लियर है? ये आपका वाइब्रेशन का क्वेश्चन है। मैंने जब एग्जाम को देखा तो मुझे दैट मीन्स यहाँ पर लगा कि जो वाइब्रेशन वाला पार्ट है उससे अच्छा खासा दैट मीन्स इन्होंने पूछा हुआ है, वाइब्रेशन का अच्छा खासा पार्ट इन्होंने दैट मीन्स यहाँ पर पूछा हुआ है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी दैट मीन्स मुझे यहाँ पर देखने को मिला, एक आधा छोटा मोटा डैम्पिंग फैक्टर लाइक, तो वो आपको देखने को मिला था। तो इन ए फोर्स वाइब्रेशन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू डिफ्लेक्शन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट to the deflection due to the static force is magnification factor, damping coefficient and logarithmic difficult, ठीक है। तो ये बेसिकली ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ऑप्शन आपका क्या आ जाता है? मैग्निफिकेशन फैक्टर बेसिकली में बोलते हैं। वो क्या है? रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द स्टैटिक फोर्स, मैग्निफिकेशन फैक्टर। अब बात करें डैम्पिंग फैक्टर, बेसिकली आप लोगों को पता है जीटा होता है, ये आपका सी हो गया डैम्पिंग फैक्टर। लॉगरिथमिक डिफिकल्ट जो ln e की पावर करके होता है ना, 2 पाई जीटा अपॉन में 1 अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का, तो वो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होता है। चलो, the kinetic energy according to the kinetic theory of gases the absolute zero का मतलब सब कुछ जीरो, तो that means the attained because the kinetic energy of molecule is zero, specific heat gas is zero, volume of the gas is zero, the pressure is zero। तो हम लोग कहते हैं kinetic energy of the molecule क्या हो जाती है? जीरो होती है, ये चीज है। फ्लूइड मैकेनिक्स से भी आपको न्यूमेरिकल दैट मीन्स यहां पर है। ठीक है, तो ऑसिलेशन ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी आर स्मॉल व्हेन द मेटासेंट्रिक हाइट इज, तो अब इसी बात है टाइम पीरियड के अंदर, उसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट के स्क्वायर रेडियस ऑफ जायरेशन जी इंटू व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन, है ना? इट इज द मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंट्रिक हाइट आपकी क्या आती है? टाइम ऑफ ऑसिलेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब इसी बात है, ये अगर स्मॉल है, ये अगर स्मॉल है तो ये लार्ज होगा, अगर ये लार्ज है तो ये क्या होगा? स्मॉल होगा। तो कहता है कि ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग आर स्मॉल, स्मॉल कब होगा? वो जब ज्यादा होगा तब, तो दैट मींस हम क्या कह देंगे? ऑप्शन लार्ज। मेटासेंट्रिक हाइट जब लार्ज होगी तो जो हमारे ऑसिलेशन होंगे, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा, क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन स्मॉल होगा। अरे यार सिंपल, डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन, चलो करके देखो जरा। सरफेस टेंशन की आप लोगों को डायमेंशन बतानी है, सरफेस टेंशन की आप लोगों को
डायमेंशन बतानी है। हरे आप, कुछ नहीं, क्या होता है फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, लेंथ की क्या आ जाएगी एल, एल से एल काट दो, एम एल जीरो टी माइनस टू। वैसे तो एम टी माइनस टू होता है, जीरो लिखने का मतलब नहीं होता, लेकिन उसने जीरो वहां पर लिया है, दैट्स वाई हमको यूज करना पड़ेगा एम एल जीरो टी माइनस टू, सिंपल। देखो फिर से आया ना वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन के अच्छे क्वेश्चंस मुझे देखने को दैट मीन्स मिले, तो इसलिए मैंने देखा टॉम और वाइब्रेशन से अच्छा खासा पूछा गया है, ठीक है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो आप लोगों को बनाया है, तो जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ, एक बार वहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ ए रिवॉल्विंग शाफ्ट एट इट्स नोडल पॉइंट, एंड इट्स नोडल पॉइंट क्या होता है, नोडल पॉइंट पे हमेशा जीरो होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो बियरिंग्स बेसिकली जो लगाए जाते हैं, जो बियरिंग्स जो होते हैं आप लोगों के हर मशीन के अंदर बियरिंग्स वगैरह यूज होते हैं, जो बियरिंग्स है वो हमेशा कहाँ पर लगाए जाते हैं, नोड पॉइंट पे। तो नोड पॉइंट पे लगाओगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो वाइब्रेशन मिलेगा। और आप लोगों को पता है वाइब्रेशन जो है वो हमारे लिए बहुत बैड थिंग है, राइट, क्योंकि वो क्या करती है, जो हमारी लाइफ होती है, सर्विस सॉरी जो एक लाइफ होती है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। क्लियर है। एक आइडिया दैट मीन्स आप लोगों को यहां पर मिल गया होगा कि हाँ सर किस टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के बेसिकली आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। लगता है शायद फोन बार बार आ रहा है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है। चलो देखते हैं, हम एक बार दोबारा, एक दो बार आ चुका, फिर देखते हैं। An imaginary circle on a gear which gives a rolling action as same as the motion as the actual gear. तो that means imaginary circle कौन सा हो जाएगा, बोले सर पिच सर्कल। Gear which the rolling action as same as the actual motion, तो जहां पर हम लोग देखते हैं क्या, that means क्या हो जाएगा, पिच सर्कल। यही एक सर्कल होता है जो इमेजिनरी हमारा होता है। The ratio of indicated thermal efficiency to the corresponding air standard thermal efficiency, सीधी सी बात है भैया, कार्नोट को इसने नीचे लिया है। किसको लिया है, कार्नोट को। और कार्नोट क्या है, मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली बात है हमेशा कैसी होगी ये, हमेशा जब भी हम कोई एफिशिएंसी निकालते हैं कार्नोट के कंपैरिजन में, तो वो कैसी होती है, रिलेटिव एफिशिएंसी होती है। हाँ अगर ये बोलता कि इंडिकेटेड एफिशिएंसी और, हाँ सॉरी तो एफिशिएंसी इस तरीके से ही आएगी, ठीक है। तो कार्नोट की एफिशिएंसी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी निकालना है कंपैरिजन में, तो कैसी एफिशिएंसी आ जाएगी, रिलेटिव एफिशिएंसी। देखो बिल्कुल बच्चे वाले सवाल दैट मीन्स बिल्कुल पूछे हुए हैं। आप बोला सर इस टाइम पूछ सकता है भैया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसको टाइम 200 क्वेश्चन तुम लोगों को दिए हुए हैं यार, टाइम भी तो देखो ना, उस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन है। अगर वो बड़े क्वेश्चन देगा तो दैट मीन्स इतना टाइम, फिर इतना टाइम में नहीं कर पाएगा ना बच्चा। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस रिमेन कांस्टेंट, specific heat of a gas remain constant at all temperature and pressure is discussed in Joule's law, Reynolds law, Charles law and Boyle's law। भाई मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुझे Boyle's law पता है। क्या ये कहता है कि P is inversely proportional to V, Charles law कहता है V is directly proportional to T, Joule's law कहता है internal energy for an ideal gas is the function of temperature only। जितना पता है, ये तीन चीज पता है, इसका मतलब इनमें इन तीनों में से कोई भी ये नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। देखो कई बार क्या होती है, कई बार चीजें नहीं आ जाती हैं, जैसे इसमें रेग्नॉल्ड्स जो लॉ तो मुझे तो पता है, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता, एक तरीका आपको बता रहा हूँ। जो रेग्नॉल्ड्स लॉ है कई बार बच्चों को नहीं सुनी होती, कई टीचर पढ़ाते हैं, कई टीचर नहीं पढ़ाते, और जनरली नहीं पढ़ाया जाता कि रेग्नॉल्ड्स लॉ आता है। रेग्नॉल्ड्स लॉ बच्चा अपनी जब वो प्रैक्टिस करता है तो उसको उसके सामने जब वो क्वेश्चन पेपर बना रहा तब आता, तब वो आके टीचर से पूछता सर ये कौन सी लॉ थी, क्योंकि ये हमारे उसमें नहीं है, राइट। तो जब हम नहीं बताएंगे तो बच्चे को डाउट आएगा, बच्चा जो डाउट लेकर आता है उसको पता होता है, जो डाउट लेकर नहीं आता उसको नहीं पता है। तो जनरली 80% स्टूडेंट डाउट लेकर नहीं आते, वो स्मार्ट होते हैं, खुद से कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर आता है सर ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये तीन तो पता है ना, तो इन तीनों को लिख के देखो, और तीनों में से कोई भी एक अगर ऊपर है तो वो उसका आंसर होगी। तो तीनों में से एक भी ऊपर क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों इसके आंसर नहीं है, तो आंसर जो बचा क्या है वो चौथा इसका आंसर होगा। तो इस तरीके में भी क्वेश्चन दैट मीन्स हो जाते हैं। लेकिन बेटा ये
प्रैक्टिस से बेसिकली आप लोगों को दिखेंगे। ठीक है, चलो इसके लिए देखते हैं कुछ। भाई स्पेलिंग वगैरह कहीं अगर मैं गलत वलत कर दूं तो वो चीज़ मत करना कि सर तो बहुत ही वो है। भाई स्पेलिंग वेलिंग गलत हो जाती है। रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, देख लेना मेरे हिसाब से स्पेलिंग रेनॉल्ड्स की क्या, मेरे कुछ याद नहीं आ रही है। ठीक है, चलो रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड नंबर, आइलैंड नंबर, वेबर नंबर एंड मैक नंबर, MECH। MECH मैक नंबर। ठीक है, इसको याद करने का तरीका दैट मीन्स मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से इसको याद करो। याद करो, वाइस प्रेसिडेंट गुजराल सिंह इलेक्टेड, वाइस प्रेसिडेंट गुजराल सिंह इलेक्टेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विस्कस, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटी, ये क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन, और ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक, सिंह इलेक्टेड, इलास्टिसिटी, इलास्टिक। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो दैट मींस ने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन नंबर सिग्निफिकेंट विद द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेसिकली कहां पर है, सरफेस टेंशन यहां पर है, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, बोला सर वेबर नंबर, तो ऑप्शन आ जाएगा वेबर नंबर। अब आप देख सकते हो भाई, एक तो देखो रिनॉल्ड, इन सब में एक कॉमन है, वो क्या, इनर्शिया। क्या है, इनर्शिया फोर्स कॉमन है। इनर्शिया फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स, रिनॉल्ड नंबर। इनर्शिया फोर्स अपॉन में प्रेशर फोर्स, फ्रॉड नंबर। इनर्शिया फोर्स अपॉन में ग्रेविटी फोर्स, आइलैंड नंबर। इनर्शिया फोर्स अपॉन में सरफेस टेंशन, वेबर नंबर। इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक फोर्स, दैट मींस व्हाट, बोला सर इज द मैक नंबर। तो इसने पूछा था सरफेस टेंशन कहां पर है, तो वेबर में है, तो हम लोगों ने यहां पर करके दे दिया। तो ये तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। देखो, the product of kinematic viscosity and mass density, kinematic viscosity and mass density। kinematic viscosity बेसिकली क्या होती है, बोले सर डायनामिक विस्कोसिटी ओवर व्हाट, मास। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, सॉरी म्यू क्या हो जाएगा, म्यू क्या हो जाएगा ये, तो म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं। सिंपल यार, इसमें क्या ही है, ये कोई क्वेश्चन है। चलिए simple in a pair of spur gear with external involute profile the interference of the tooth can be minimized। obviously बात है, चार आप लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी, तो उनमें से एक पार्ट यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या बोले सर, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गियर टीथ। इस तरीके से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सीधे डिट्टो दैट मींस क्वेश्चन आप लोगों को बन के आ रहे हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन आपका आ गया। ये क्या है, वेपर कंप्रेशन का टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। 1 to 2 के बीच में कंप्रेसर लगा है, 2 to 3 के बीच में कंडेंसर लगा है, 3 to 4 में एक्सपेंशन लगा है, 4 to 1 में क्या लगा है, इवापोरेटर। तो सबसे कम टेम्परेचर जो है आप देख सकते हैं बेटा कहां पर है, इवापोरेटर में। तो मैं कहना चाहूंगा क्या, ऑप्शन ए इवापोरेटर में होता है। बेसिकली इवापोरेटर में ही आपको देखने को मिलेगा। फिर अगेन आ गया, आइलर डायमेंशन नंबर रिलेट्स द फॉलोइंग। आइलर नंबर मैंने आपको याद आया था, आइलर नंबर RFE, वाइस प्रेसिडेंट गुजराल, तो दैट मींस क्या आ जाएगा, बोला सर वाइस प्रेसिडेंट गुजराल सिंह इलेक्टेड। इनर्शिया फोर्स अपॉन में ग्रेविटी, जो टेबल मैंने आपको बताई थी, टेबल याद कर लेना, बात बन जाएगी। चलिए ठीक है, when a fluid flows through various cross section the cavitation occurs because of, cavitation पढ़ा होगा,
कैविटेशन पढ़ा होगा फ्लूइड में, किसकी वजह से होता है? हाई प्रेशर, लो विस्कोसिटी, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। तो बस ही बात है, बोला सर ड्यू टू कैविटेशन लो प्रेशर की वजह, लो प्रेशर की वजह से वहाँ पर बबल बन जाते हैं, बबल क्या करते हैं? ब्रस्ट होने लग जाते हैं, जो हमारे पंप वगैरह को हार्मफुल करते हैं, राइट। चलिए, नॉक इन डीजल इंजन। नॉकिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे बच्चे। नॉकिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसका? आईसी इंजन का। बड़े बड़े जो एग्जाम्स में उसमें नॉकिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। बोला सर ये भी तो बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है भाई, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे। नॉक इन ए डीजल इंजन अकर्स ड्यू टू इंस्टेंटेनियस बर्निंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल गलत। रिडक्शन ऑफ द डिलेड पार्ट, इंस्टेंटेनियस ऑटो इग्निशन ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द चार्ज एंड डिलेज बर्निंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पार्ट। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, जो पहली जो आपका पार्ट होता है उसकी बर्निंग डिले हो जाती है, दैट्स वाई वहां पर अकोमुलेशन ऑफ द चार्ज हो जाता है। अब वो अकोमुलेशन चार्ज जो है तो वो क्या करता है? एक साथ बर्न करता है, एक साथ बर्न होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज होता है, प्रोसेस ज़्यादा प्रेशर रिलीज होता है जो वो आपके पिस्टन क्राउन को जाता है, पिस्टन क्राउन उसको झेल नहीं पाता तो वो वाइब्रेट करने लगता है, दैट्स वाई क्या होती है? नॉकिंग होती है। किस तरीके की आवाज़ आती है आपकी? इस तरीके की आवाज आने लगती है, राइट। चलिए, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों से क्या पूछा है? अ सर्कुलर डिस्क इज रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, देन द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इज। अगर ऐसा कोई चल रहा है, ये दैट मीन्स आपका क्या कर रहा है? ओमेगा से मूव कर रहा है, ये आपका पाथ है, तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ होगा? जहां पर वो कॉन्टैक्ट करेगा वहां पर आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। तो क्या कहेगा? बोले सर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वहां पर आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। अच्छा क्वेश्चन सोम से, a column has an effective length twice the actual length then the ends of the column are। तो हम लोगों को पता है क्या होती है? L है, L/2 है, L/√2 है और 2L है। L आपका क्या होगा? बोथ एंड हिंज जब होंगे, दोनों एंड हिंज होंगे। L/2 कब होगा? बोथ फिक्स होंगे। एक क्या होगा? एक फ्री एक हिंज होगा, और यहाँ क्या होगा? एक फिक्स एक फ्री होगा। तो इसने क्या बोला है? दैट मीन्स कॉल इफेक्टिव लेंथ इज ट्वाइस, तो दैट मीन्स एक फ्री एक फिक्स, एक फ्री एक फिक्स, ऑप्शन बी आपका आ जाएगा, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, बोथ हिंज L, बोथ फिक्स L/2, एक फिक्स एक हिंज, एक फिक्स एक फ्री, दैट मीन्स 2/L, ठीक है बेटा। एक्चुअली लिखता है, मुझे कॉल आ रही है, शायद मुझे यही है कि दैट मीन्स क्लास को यहीं रैप अप करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि आप लोगों को दैट मीन्स एक आइडिया हो गया होगा कि प्रीवियस ईयर जो पेपर्स में जो क्वेश्चंस बेसिकली जो आपके आते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उस तरीके से ही तैयारी दैट मीन्स करनी है। मैं आपको ये अगर दैट मीन्स आगे हुआ तो इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन अभी के लिए आप दैट मीन्स इससे एक बार इसको गो थ्रू हो लीजिए, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हाँ दैट मीन्स इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये जो लास्ट वाला जो दैट मीन जो हम क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ रहे हैं इसका मुझे आंसर आप कमेंट में मुझे बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम नमस्कार।